हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई चल रही है बढ़िया? तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, जो कि कहे तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कक्षा 11 के सिलेबस का हिस्सा कह करके हम कह सकते हैं कि पूरी केमिस्ट्री यानी जो रसायन विज्ञान जितना भी है उसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, जिसको हमको आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कहे तो एक और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा लुईस स्ट्रक्चर। यानी कि जो लुईस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, आता है ना एग्जाम में कि लुईस स्ट्रक्चर बताइए, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो कह दिया जाए कि इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, आता है ना। तो वैसे ही लेकिन जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो आपको दिख रहा होगा क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हमने पिछले वीडियो में जो पिछली वीडियो हमारी पढ़ी थी उसमें हमने चर्चा की है कि हम आज वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो बात करें तो सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक के ना जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो चलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, जानना चाहिए ना कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। इससे पहले हमने लुईस का कॉन्सेप्ट देखा है, लुईस और कहें तो कॉसेस और लुईस का कॉन्सेप्ट देखा है, फिर उसमें हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा है। तो अब उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड दरअसल ये एक संशोधन ही है। ठीक है, कह सकते हैं कि एक संशोधन है एक तरफ से, या एक तरीके से कह सकते हैं एक संशोधन है। किसमें? जो इसके जस्ट पहले हमने टॉपिक पढ़ी ऑक्टेट रूल, किसका था? वो था लुईस और उनका कौशल का, इनका था। लेकिन उसी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है लैंगमुइर। ठीक है, ये साइंटिस्ट आए, इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड यानी इस शब्द को, कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। ठीक है, यानी सहसंयोजी आबंध। ठीक है, सहसंयोजी आबंध आप समझ सकते हैं कि सहसंयोजी मतलब हो सकता है कि दोनों एटम के संयोग से हो। संयोजी मतलब संयोग होता है, सह मतलब साथ में, है ना। बोलते हैं ना क्या, हम बोलते हैं को फाउंडर यानी सह संस्थापक। तो वैसे सह संस्थापक मतलब दोनों लोगों ने मिलकर स्थापना की। ठीक उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सहसंयोजी होता है। ठीक है, तो देखिए कि ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट जो था लुईस और कौशल का, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को संशोधित करके लैंगमुइर ने ये एक नई बात बताई, यानी नया टर्म रसायन विज्ञान में एक नया टर्म दिया, कह सकते हैं ना, नया टर्म या नया टॉपिक दे दिया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, यही बता दिया इन्होंने कि अब हम कोवेलेंट बॉन्ड के तरीके से उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखिए क्या कहा, तो लैंगमुइर इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन 1919, मतलब 1919 में लैंगमुइर ने इस कोवेलेंट बॉन्ड नामक शब्द को, कोवेलेंट बॉन्ड नामक शब्द को दिया, यानी प्रस्तुत किया इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये कॉन्सेप्ट लुईस और कौशल के जो अवधारणा थी बॉन्डिंग फॉर्मेशन की, उसी को संशोधित करके ही दिया था। ठीक है, तो बात करें अगर इन्होंने जो कहा था, देखिए इन्होंने कहा कि जब कोई भी दो एटम, क्या, जब कोई भी दो परमाणु या कोई भी दो एटम संयोग करके आपस में जुड़ते हैं, हमने पढ़ा इस चैप्टर के शुरू में ही कि जो एटम्स पाए जाते हैं वो फ्रीली नहीं पाए जाते हैं, है ना, वो एक ग्रुप होता है, एटम्स का ग्रुप पाया जाता है जो कि एक अलग प्रॉपर्टी रखता है। दूसरे एटम का ग्रुप पाया जाएगा वो अलग प्रॉपर्टी रखेगा। तो वही कहा कि जो एटम्स होते हैं वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, उसी बॉन्ड को इन्होंने नाम दिया था कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कहा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्या, ये जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट, वो बना कैसे होगा? भाई हम तो रसायन ही पढ़ रहे हैं, हमको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज बन कैसे रही है। हमको इस सब्जेक्ट में उसी के बारे में बात करनी है, कौन सी चीज बन कैसे रही है। तो वही इन्होंने बताया कि ये जो एटम्स होंगे वो जुड़े होंगे कैसे, उसी बॉन्ड को ही इन्होंने कोवेलेंट नाम दिया। और ये जुड़ेंगे कैसे? इन्होंने कहा कि जो बॉन्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मतलब कि हम कहें तो बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रॉन को लेकर के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लेकर के मतलब कि अब ये जो कॉन्सेप्ट आएंगे सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और जो दोनों एटम होंगे वो उन दोनों की शेयरिंग में रहेगा, और उसी को बॉन्ड दे दिया, यानी उसी लिंकेज को इन्होंने बॉन्ड का नाम दिया, जो कि क्या नाम दिया, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसमें इन्होंने कुछ चीजें भी बताई कि जैसे वो जो
युग्म होगा यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो कहा कि उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, क्या कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होगा किधर का, एक एटम का, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उस युग्म में वो दूसरे एटम का होगा, तब जाके इनकी शेयरिंग होगी दोनों इलेक्ट्रॉनों की और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इनके इस बात को अगर समझना चाहें कि किस तरीके से इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड, किसको कोवेलेंट बॉन्ड कहा, तो देखिए क्या कहा, इनके कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। मान लीजिए Cl2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ठीक है, इसको क्लोरीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। देखिए इन्होंने कहा कि ये जो बॉन्ड इनके बीच में बनेगा वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, इसको हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। Cl2 को देखिए Cl और Cl इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि हाँ दो क्लोरीन एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और इसी बॉन्ड को नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, क्या कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। तो अब साझेदारी कैसी होगी ये भी बताया इन्होंने कहा कि जो साझेदारी होगी वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, यानी इस वाले एटम का एक इलेक्ट्रॉन होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले एटम का यानी दूसरे एटम का होगा, तब जाके ये शेयरिंग होगी और ये बॉन्ड बनेगा। तो देखिए फिर हमने कहा कि ये एक संशोधन है, किसका, कोसेल्स और लुईस के नियम का, यानी कोसेल्स और लुईस की अवधारणा का संशोधन ही है ये। तो उसमें उन्होंने क्या बात बताई थी, ऑक्टेट की। भाई ऑक्टेट भी तो पूरी होनी चाहिए। ऑक्टेट में क्या था, ऑक्टेट रूल जब हमने भी पढ़ा है पिछले वीडियो में, उसमें था क्या कि जब साझेदारी होगी यानी जो बॉन्ड बनेगा, तब जो भी एटम होगा वो उस ऑक्टेट संख्या को प्राप्त करना चाहेगा, यानी नोबेल गैस की संख्या को, जो नोबेल गैस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है उसी को प्राप्त करना चाहेगा, यानी वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहेगा ना। तो वही कहने की जब ये साझेदारी होगी तब 8 इलेक्ट्रॉन भी इन दोनों के पास होंगे और ये बॉन्ड भी बनेगा, और इस बॉन्ड को ही नाम दिया कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के पास। इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए क्लोरीन के पास। इसी तरीके से इस क्लोरीन के पास भी 6 कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 इसके पास भी हो गए। फिर कॉन्फ़िगरेशन में 7 आएगा, तो 7, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे है ना भाई, साझेदारी हुई है। वही बात है कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की, तब जाके इनके बीच एक बॉन्ड बना। तो वही 6 ये और 6 ये इसके पास, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के ये। तो जब साझेदारी हुई तब जो अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होगा वो इस तरीके से पूरा होगा, ये और ये, मतलब इस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा, है ना। तो देख रहे हैं आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है ना भाई, साझेदारी है तभी तो दोनों इस पे अपना हक जमा रहे हैं कि भाई हमारा है हमारा है। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर इसमें आया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें आया है, तब जाके ये बॉन्ड बना है। और इसी बॉन्ड को नाम दिया जाता है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध। और इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन अब यहां भी हो गए, हुए ना, 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी और 8 इलेक्ट्रॉन ही यहां भी हुए, हो गए ना। और इसी को नाम दे दिया जाता है क्या, लुईस स्ट्रक्चर। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स ही दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना, डॉट्स ही इलेक्ट्रॉन्स को दर्शाते हैं। तब तो हम कह रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 8 इलेक्ट्रॉन उसमें भी, तो 8 इलेक्ट्रॉन को ये दर्शा रहे हैं। तो कहने का मतलब इसी डॉट स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस संरचना, ठीक है, कह सकते हैं लुईस बिंदु संरचना, ठीक है, इसी को ही बोलते हैं, कोई दूसरा नहीं है, लुईस स्ट्रक्चर यही है। बस इसी तरीके से सब एटम जितने भी मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं लगभग सभी के बनते हैं लुईस स्ट्रक्चर। अभी हम आपको जब लुईस स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे यानी लुईस बिंदु संरचना पढ़ाएंगे तब आपको कई एग्जाम्पल भी दिखाएंगे, ठीक है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो ये बात है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनने का तरीका था, ठीक है, कि इसी तरीके से बनेगा, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तब जाके दोनों के आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोनों का नोबेल गैस का होगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो चलिए ये बात थी। अब बात करें तो इन्होंने बॉन्ड बनने के लिए कुछ शर्तें बताई। शर्तें मतलब कह सकते हैं कुछ कसौटियां, कुछ पास्टुलेट्स बोल सकते हैं, ठीक है, कि कुछ
नियम दिए कि बॉन्ड जो बनेगा वो किन नियमों का पालन करता हुआ होना चाहिए, कि अगर वो उन नियमों का पालन करेगा तभी वो बॉन्ड बनेगा, अन्यथा वो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, देखते हैं हम कौन कौन से तरीके हैं, यानी कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने। देखिए, इसको साफ कर देते हैं, तभी देखिए इन्होंने बताया कि जो बॉन्ड बनेगा वो देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ही ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, देखिए क्या पहली बात बताइए, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। मतलब वही बताया मैंने कि जो भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रत्येक बॉन्ड, जो भी बॉन्ड किन्हीं दो एटम्स के बीच बनेगा, यानी कोई भी आबंध जो किसी दो परमाणु के बीच बनेगा, वो कैसा बनना चाहिए, रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द पेयर ऑफ बिटवीन द एटम्स। मतलब वो बॉन्ड तो बनेगा लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का, क्या इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग होनी चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होनी चाहिए। जो अभी मैंने बनाया था, क्या साझेदारी, देखिए यही तो अभी बनाया था मैंने, क्लोरीन और क्लोरीन बनाया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये जो बीच वाले थे इनकी शेयरिंग हो रही थी ना, इस तरीके से बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, बाकी तो इनके पास और थे ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, ये तो थे ना। तो कहने का मतलब ये कि जो शेयरिंग होगी कम से कम, क्या बॉन्ड एक ही बनेगा, इसी को तो ऐसे दर्शा रहे थे हम, क्लोरीन एक बॉन्ड और क्लोरीन मतलब एक ही बॉन्ड तो बना है। तो कहने की एक एक बॉन्ड, जो भी एक बॉन्ड बनेगा वो किसका परिणाम होगा, वो परिणाम होगा शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स, है ना। इस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग हो रही है दोनों एटम्स के बीच, तब जाके एक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, यानी एक सहसंयोजक आबंध का निर्माण हो रहा है ना। ठीक, ये पहली बात थी, यानी जब बॉन्ड बनेगा तो इस बात का ध्यान दिया जाएगा। फिर देखिए दूसरी बात क्या है, दूसरी बात करें, ईच कंबाइनिंग एटम्स कंट्रीब्यूट्स द एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, क्या ईच कंबाइनिंग एटम कंट्रीब्यूट्स एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। अब इसका मतलब क्या, मतलब ये कह रहे हैं कि जो शेयर्ड पेयर होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन का युग्म शेयर साझेदार होगा, किसका, दो एटम्स के बीच में जो साझेदारी होगी इलेक्ट्रॉन युग्म की, उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन, क्या एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर, मतलब प्रत्येक एटम, जितने भी एटम भाग लेकर के, यानी जितने भी एटम मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, उन सभी एटम्स का कम से कम एक इलेक्ट्रॉन इस युग्म में होगा। कहने मतलब इस इलेक्ट्रॉन युग्म में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन इसका भी होना चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी होना चाहिए, तब जाके ही ये एक बॉन्ड बनेगा, मतलब तब जाके ही ये एक कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध का निर्माण होगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये थी, इसका भी पालन होना चाहिए तब जाके ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगली बात, यानी तीसरी बात क्या है, द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल, है ना, द कंबाइनिंग एटम्स अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जो कंबाइनिंग एटम्स होंगे, यानी जो जुड़ने वाले एटम्स होंगे जिनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होना होगा, वो क्या करेंगे, वो अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, मतलब वो प्राप्त करेंगे किसका, नोबल गैसेस जो होती हैं, यानी जो हमारी जो अक्रिय गैसें होती हैं, उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मतलब नोबल गैस के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या, NS2 और NP6, यही होता है ना। नोबल गैस के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यही होता है। तो कहने मतलब वो इसी को प्राप्त करेंगे। देखिए वही तो कह रहा है, अटेन द आउटर सेल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाएगी तब वो जो एटम्स होंगे, पर्टिकुलर एटम को बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर एटम जो भी कंबाइनिंग एटम होंगे वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को प्राप्त करेंगे, यानी जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, कह सकते हैं बाहरी जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिरी सेल का, यानी आखिरी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो इस रूप में होगा। अब वो चाहे 2s2 हो 2p6 हो, 3s2 हो 3p6 हो, 4s2 हो 4p6 हो, लेकिन
होगा यही, क्योंकि यही होता है हमारे नोबेल गैस का आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, होता है ना। तो यही थी बात कि इन बातों का ध्यान रहना चाहिए जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध का निर्माण करें, तब ये जो 3 बातें हैं इनका पालन होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात और कि इस पे और देखिए एक आध एग्जाम्पल और, ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए हाँ H2O का। ठीक है, H2O, तो इसमें जब बॉन्ड बने, क्या इसमें भी बॉन्ड बनने चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन देखिए किस तरीके से, क्या कहा था, कम से कम एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों का होना चाहिए, है ना। अब देखिए ऑक्सीजन के पास भी पहले तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, भाई वैलेंस सेल में ही बॉन्डिंग होगी। क्या कल वाली वीडियो में बताया था कि जो बॉन्डिंग होगी वो वैलेंस सेल के ही कारण होगी। जो इनर्ट सेल होंगे यानी अंदर वाले सेल होंगे इनर सेल, उनके कारण बॉन्डिंग नहीं होगी, कहने मतलब उनके कारण बंध नहीं बनेगा। जो बंध भी बनेगा, जो जिस प्रकार का भी बंध बने, वो बनेगा सिर्फ आउटर सेल के कारण, मतलब जो बाहरी कक्षा होगी उसी के कारण ही बंध का निर्माण होगा। तो आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन कितना, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा होगा, इसके साथ, इसका भी इसके साथ। फिर ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर सेल में, वो कितने होते हैं? वो होते हैं 6। तो देखिए 1 और 1 2 हुए यहाँ पे, और कितना 4 और 2 6, कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए किसके? ऑक्सीजन के। ठीक है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हुए और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का। अब जब बॉन्डिंग हो रही है, कहने मतलब देखिए ये तो एक इसका स्टेप पूरा हुआ, भाई 8 इलेक्ट्रॉन हुए, और ये शेयरिंग हुई है तो इसके साथ भी, ठीक, और इसके साथ भी हुआ ना। कहने मतलब ये क्या बना, बन गया, शेयरिंग हुई एक पेयर की इनके साथ और इस पेयर की इन दोनों के साथ। तो कहने का मतलब ये फॉर्मेशन हुआ किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का। कितने कोवेलेंट बॉन्ड? एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे, यानी कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण हुआ। और फिर देखिए आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भाई होना चाहिए कितना, यानी H2 और Np6 होना चाहिए ना। देखिए कितना है अभी तक ऑक्सीजन का, अगर बात करें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था अभी तक? ऑक्सीजन का था 2s2 और 2p5, यही था, 2p4 था। देखिए ऑक्सीजन का 2p4 था। ठीक है, 2 और 4, 4 2 6, और पहले वाले में 2 8। ठीक है, ये था। लेकिन अब जो हुआ, अब क्या हुआ भाई, इसे ट्रांसफर होकर के कितना हुआ ऑक्सीजन के लिए? अब देखिए अब हो गया ये कितना, 2s2 और 2p6 हुआ ना नोबेल गैस का। 6 क्या हुआ? क्योंकि एक यहां से एक यहां से। और बात करें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते ही कहां हैं भाई? क्या हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? कहीं देखा है? नहीं ना। तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है वो उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि हमने अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन किया है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके पास मात्र एक सेल होती है, और उस एक सेल में मात्र एक ही कक्षा होती है, जिसको नाम दिया जाता है यस ऑर्बिटल। ठीक है, एक ही ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 ना, जो कि हीलियम का होता है। तो हीलियम भी देखा जाए तो 2 हीलियम भी होता कहां पे है? पीरियोडिक टेबल में हीलियम होता कहां पे? नोबेल गैस की श्रेणी में है, नोबेल गैस में सबसे ऊपर। तो वही कि हीलियम को प्राप्त करें, जैसे पहले कितना रहेगा? पहले हाइड्रोजन का 1s1 होगा, लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन यानी ये शेयरिंग होगी तब कितना हो जाएगा? 1s2 होगा ना। मतलब ये भी हीलियम को प्राप्त किया, और ये भी किया नोबेल गैस को, यानी ये चला गया किसके पास? किसके पास गया? नियॉन के पास, या नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना, आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा नियॉन का। तो मतलब ये तरीका हुआ, मतलब एक बार यहाँ पे बना कोवेलेंट बॉन्ड, एक बार यहाँ पे, और इसी स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्या? लुईस स्ट्रक्चर। इसी को ही हम बोल सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं हम लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि लुईस संरचना। कौन सी संरचना? लुईस डॉट संरचना बोल सकते हैं, या लुईस बिंदु संरचना, या सीधे सीधे बोलने लुईस संरचना।
ठीक है, कहने मतलब ये है लुईस संरचना का तरीका कि डॉट से इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। और क्यों इसको डॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं डॉट को ही बोल सकते हैं कि ये डॉट इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस डॉट संरचना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल और आपको लेके बताते हैं, उसमें भी देखिए एक एग्जांपल और अगर हम ले तो देखिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल लिया गया है, चलिए वही ले लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक का एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या CCl4, ये एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, इसको एग्जांपल लें तो देखिए इसमें कैसे, एक कार्बन का आइटम है और क्लोरीन का कितना आइटम है, 4 आइटम। देखेंगे क्या, एक कार्बन का आइटम हुआ, क्लोरीन का 4 आइटम, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, ये हुआ। अब देखेंगे शेयरिंग इनकी कैसी होगी। कार्बन के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, कार्बन के आउटर सेल में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 4। ठीक, तो देखिए 4 होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास दिखाते हैं। और हमें पता है इन कसौटियों यानी इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहले तो क्या, शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पेयर बिटवीन द, पेयर तो बाद में बनेगा, मतलब पेयर बाद में बनाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग देखते हैं। देखिए क्या, ईच कंबाइनिंग एटम्स कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू द शेयर्ड पेयर। इससे हम कह सकते हैं कि हमको अगर एक एक बॉन्ड सभी के साथ बनाना है यहाँ पे तो, और आउटर सेल के कारण ही पेयर बनते, आउटर सेल के कारण ही बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन के पास है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन। कहने मतलब चारों को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन देगा ना। तो देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के रखते हैं हम, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो कहने मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन हुए किसके हैं, कार्बन के। ठीक है, ये हुआ। अब फिर बात करें तो क्लोरीन, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, क्लोरीन का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 17, यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और कितना 8 2 10 7, 2 8 7, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अब 7 इलेक्ट्रॉन बांटे कैसे जाते हैं। फिर बात, अब देखिए अगली बात क्या, कि एक एटम तो अगर बॉन्ड इससे बनाना है, कार्बन से अगर क्लोरीन को बॉन्ड बनाना है यानी आबंध का निर्माण करना है कार्बन के साथ, तो क्या करना होगा भाई, बात यही कही ना, एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर होना चाहिए, यानी जो साझा जो युग्म बने उसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका भी होना चाहिए, इसका भी हिस्सा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से भी दे देते हैं उधर, यानी क्लोरीन से भी उधर देते हैं। देखिए ये इसका है, इसको डॉट से दिखा देते, चलिए इससे दिखा देते हैं। ठीक है, ये क्लोरीन का रहेगा, ये क्लोरीन का, मतलब एक एक तो हमने दे दिया क्लोरीन से। ठीक है, तो क्या हो गया, अब वो आप देखेंगे वो निर्माण हुआ बॉन्ड का ना, लेकिन अभी भी क्लोरीन के पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे क्लोरीन को देंगे, देखिए ये हुआ 2 2 4 2 6, फिर यहां पे भी 6, यहां पे भी 6, यहां पे भी देखेंगे 6, 6 हो गए। तो कहने का मतलब देखिए क्लोरीन के कितने हुए, 7, यहां भी 7, यहां भी 7, यहां भी 7, जो कि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब शेयरिंग हो गई, और कार्बन का 4 होता ही है आउटर सेल, अब जब शेयरिंग हुई तब देखिए शेयरिंग कैसे हुई, कि यहाँ पे देखेंगे नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया, लेकिन ये इसको देखिए, ईच बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द एटम्स। अब जो बॉन्ड बनेगा उसमें इस जो युग्म का, इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन युग्म हुए ना, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इस युग्म का साझा होगा, है ना, हिस्सेदारी होगी। देखिए जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से, कार्बन तो इस तरीके से बना लेगा, देखिए कार्बन बना इस तरीके से, क्या कार्बन ने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कार्बन के, 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि क्या हो गया, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना भाई, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पे ना लिख के अंदर ही लिख देते हैं। देखिए
कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हुए ना। अब बारी है क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने की, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करेगा। देखिए इसके साथ बॉन्ड बनाए, ये बना इस तरीके से, इसका कैसे बना, ये बना इस तरीके से, इसका किस तरीके से बना, इसको इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। इसका कैसे बना, देखिए ये बन गया ना। तो सभी के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 7 तो ये थे पहले से जो क्लोरीन के खुद थे, और एक इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो कितने हो गए, 8 हुए ना। तो कह सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, और 8 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो हुए ना 8। तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 7 के बजाय अब ये 2 8 और 8 हो गया, हुआ ना। तो ये हुआ क्या, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये तरीका है, ठीक है। इन तीनों शर्तों का पालन हुआ ना। पहली शर्त, इस शेयरिंग हुई एक पेयर की, दोनों एक बॉन्ड के लिए एक पेयर की शेयरिंग हुई। दूसरी बात, उस शेयरिंग में जिस युग्म की शेयरिंग हुई है, यानी जिस युग्म का साझेदारी हुई, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से है ना, एक क्लोरीन का एक कार्बन का। तीसरी बात की, जब साझेदारी हो गई तब उसने आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका प्राप्त किया, नोबेल गैसेस का, यानी अक्रिय गैसें जो हैं नेचर में उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त किया ना। ऐसा तो है नहीं कि नहीं प्राप्त किया भाई, दिखा दिया हमने। नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाला जो होता है वो 8 होता है। आप सभी नोबेल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर डालेंगे तो जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 8 आएंगे, यानी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तभी तो वो स्टेबल माना जाता है भाई। बात है तो कोई क्यों बॉन्डिंग करता है, ये बात भी ध्यान में आनी चाहिए। हमने चर्चा की थी शुरू में, भाई कोई बॉन्डिंग इसीलिए तो करता है कि वो स्टेबल हो, अस्थायी हो, इसीलिए तो कोई वर्क करता है, नहीं तो वर्क करने की क्या जरूरत है भाई। अगर नौकरी हो जाए सबके पास तो कौन करना चाहेगा। लाइफ सेटल अगर नौकरी है, जब तक नौकरी नहीं तब तक वो इधर उधर हाथ पांव मारता है, कहीं से भी जुगाड़ हो जाए। तो उसी तरीके से जिन एटम्स यानी जिन एलिमेंट्स के पास स्टेबिलिटी नहीं होती, यानी जो एटम्स अस्थायी नहीं होते, वो कोशिश करते हैं कि हम अदर एटम्स से क्या करें, अदर एटम से हम बॉन्ड बनाएं ताकि हम अस्थायित्व को प्राप्त करने यानी स्टेबल हों, ठीक है। तो इसीलिए ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए, सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, ये तो लुईस स्ट्रक्चर है। क्या ये है लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर, ये है लुईस स्ट्रक्चर हमारा, ठीक। अगर हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाए, देखिए कैसे बनेगा। सिंपल, और इसी बॉन्ड को नाम दिया जाता है क्या, जो यही बॉन्ड इसी को नाम दिया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि जिसको हम कहते हैं क्या, सहसंयोजी आबंध, ठीक है। ये होता है सहसंयोजी आबंध, ओके। अब बात करें तो सहसंयोजी आबंध तो होता है, लेकिन आप लोगों ने किताबों में देखा होगा कहीं कहीं पे एक बॉन्ड होता है, कहीं कहीं पे 2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कहीं कहीं पे ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी मल्टीपल रूप में हो सकता है ना, बोल सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं। तो वो मल्टीपल बॉन्डेज होते कैसे हैं, इसको भी जानना पड़ेगा भाई, जानना तो पड़ेगा ना कि मल्टीपल बॉन्डेड होते कैसे हैं, किस प्रकार से मल्टीपल बॉन्डेज का निर्माण होता है। देखेंगे हम उन पॉइंट्स को कि किस तरीके से इन मल्टीपल बॉन्डेज जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल तो देख लिया, सिंगल होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं, वो किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन या किस प्रकार से वो बनते हैं। तो देखिए क्या हमको देखना है कि ये जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, कितनी पेयरिंग होती है, कितनी शेयरिंग होती है, ठीक है। देखिए क्या कि पहली बात है जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, देखिए व्हेन 2 एटम्स, भाई बॉन्ड बनेगा तो 2 एटम्स होगी, उनकी बिना 2 एटम्स के एक एटम तो बॉन्ड अकेले बनाएगा नहीं, कम से कम 2 एटम्स का होना जरूरी है, तो 2 एटम्स होंगे। तो देखिए व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म शेयरिंग करते हैं, द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड, यानी ये सिंगल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं क्या, एक बंध कह सकते हैं, एक आबंध, एक आबंध का निर्माण हुआ। कह रहा है कि व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, द बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड अ सिंगल बॉन्ड, यानी कि जिसको बोलते हैं हम एक आबंध,
तो कहने का मतलब जब जो शेयरिंग होगी वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म की होगी, जैसा कि यहाँ पे है इस एग्जांपल में जैसा है, जब शेयरिंग इस तरीके की होगी यानी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग हुई, देखिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म की शेयरिंग हो रही है, तब जो बॉन्ड का निर्माण होगा वो होगा सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध। जैसे ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा सिंगल बॉन्ड, ये हमारा सिंगल बॉन्ड है ना। यही बता रहा है कि पहली बात कि जब सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होगा यानी एक बंध का फॉर्मेशन होना होगा, तब शेयरिंग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म की होगी, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि वह सिंगल बॉन्ड यानी एक बंध है। लेकिन जब बात डबल बॉन्ड की आएगी, भाई हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी देखा है ना, तो जब डबल बॉन्ड की बात आएगी, देखिए क्या, व्हेन टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्या, जब दो एटम्स के बीच में शेयरिंग होती है दो इलेक्ट्रॉन पेयर की, तब क्या होता है, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम इज कॉल्ड ए डबल बॉन्ड, यानी तब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उन एटम्स के बीच उसको बोला जाता है डबल बॉन्ड, है ना। डबल बॉन्ड यानी कि जिसको बोलते हैं द्विआबंध या दो बंध बोल सकते हैं क्या, द्विआबंध बोल सकते हैं ना, द्विआबंध यानी कि दो बंध बन रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि जब दो आबंध का निर्माण होगा तब जो साझेदारी होगी यानी जो साझेदारी होगी वो कितने पेयर्स की होगी, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की, यानी दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। इसका एग्जांपल देखते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए कौन सा एग्जांपल हो सकता है हमारा, ठीक है। तो देखेंगे हम इसके एग्जांपल में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे तत्व कहें तो ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक। तो बात करें तो एक कॉमन जनरल हमारा जो एग्जांपल होता है वो होता है C, और यहां बनेगा डबल बॉन्ड O, यानी कि इसका जनरल नाम होता है क्या, CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए भाई दो बॉन्ड बने हैं, दो की शेयरिंग हो रही है, अभी आपको शेयरिंग भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखिए दो यहाँ पे, दो चार और ये 4 8, दो 4 और ये 4 8, देखिए ये बॉन्ड वाला ना, दो बॉन्ड है, इसी को बोलते हैं हम डबल बॉन्ड, इसी को नाम दिया जाता है क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है जिसको हम द्विबंध बोल सकते हैं, ठीक। तो डबल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होती है। इसको अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू देखिए कैसे दिखाते हैं, बीच में बनाते हैं हम कार्बन और साइड में बनाएंगे क्या, ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। तो पहले तो हमको पता है जो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 4, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हम बना लेते हैं। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो हमको दो की शेयरिंग करानी है, दो इधर और बीच में बनाते हैं ताकि बॉन्ड अच्छे से बने, ठीक। 4 हो गए, कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। देखिए 6 बनाते हैं, इसके लिए दो की शेयरिंग तो करानी पड़ेगी पहले से ही। देखिए ये ऑक्सीजन का है, इसको डॉट से दिखाना, 2 इधर हो गया, 2 4 और 2 6, ठीक। इसी तरीके से इसका देखिए 1 2 हुआ, 4 और ये 6, मतलब ये हुआ ना क्या है, CO2। अब इसमें देखिए दो शेयरिंग किसकी हो रही है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये। तो इसका जब बॉन्ड बनेगा तो इस तरीके से देखिए 2 की शेयरिंग हुई, इसमें भी कितनी की शेयरिंग हुई, 2 की, और इधर भी हुई ना भाई। ये स्ट्रक्चर तभी तो बना, ये लोन पेयर दोनों रह गए, इसके पास यहाँ पे देखिए लोन पेयर। और फिर बॉन्ड जब बना तो क्या हुआ, ये कार्बन है, कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, यानी कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। युग्म कितने हुए, एक युग्म ये और एक युग्म ये, यहाँ भी एक युग्म ये, तब जाके 2 बंध का निर्माण हुआ, ठीक है। डबल बॉन्ड है ना इस तरीके से। तो यही कि जब निर्माण होगा तब, जब डबल बॉन्ड का निर्माण होगा तब वहां की केस में जो शेयरिंग होगी वो 2 की होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के युग्म का
युग्म की साझेदारी होगी तब जाके हमारे डबल बॉन्ड यानी द्विबंध का निर्माण होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लुईस स्ट्रक्चर, इसी का नाम है, इसी को हम बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना। यही है ना? तो कह सकते हैं यही हमारी लुईस संरचना डबल बॉन्ड के लिए है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कंपाउंड होते हैं हमारे जहां पे डबल बॉन्ड का निर्माण यानी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे बात करें डबल बॉन्ड के लिए फॉर्मेशन के लिए हम बात करें तो एक कंपाउंड हमारे पास होता है एथीन। एथीन यानी कि ये देखिए, ये होता है एथीन का, कह सकते हैं एथीन की संरचना ये होती है, इसको हम बोलते हैं एथीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये है हमारा डबल बॉन्ड, है ना डबल बॉन्ड? ये भी एग्जांपल हो सकता है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर में दो बॉन्ड आता हो यानी डबल बॉन्ड आता हो, वो सब एग्जांपल हो सकते हैं किसके? डबल बॉन्ड के। ठीक है, अब बात करें ट्रिपल बॉन्ड के लिए। देखिए क्या, इफ टू एटम्स शेयर्स 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला है? 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ए ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब जब कोई भी एटम 3 बंध का निर्माण करेगा यानी त्रिबंध का निर्माण करेगा, तब के लिए क्या होगा? जब कोई एटम त्रिबंध का निर्माण करेगा तब के केस में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा, है ना? कहने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझेदारी जब होगी तब जाके ही त्रिबंध का निर्माण होगा। जिस तरीके से एक बंध के निर्माण के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, उसी तरीके से 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी। अब 3 का जब निर्माण होगा तब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी। ठीक, तो इसका एग्जांपल भी देखते हैं, हम जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल के लिए बात करें तो सबसे आसान सा एग्जांपल हम ले सकते हैं N2 यानी नाइट्रोजन। ठीक है, क्या? N2, इसका बनता कैसे है, इसमें बॉन्ड कैसे बनता है? देखिए ये हुआ, इसमें 3 बंध का निर्माण होता है, 1, 2 और 1, 3 बंध का निर्माण होता है। और साथ ही साथ इन दोनों के पास एक लोन पेयर होते हैं। ये होता है हमारा क्या? ट्रिपल बॉन्ड। इसी को नाम दिया जाता है क्या? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं ना, 3 सहसंयोजक आबंध। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें लुईस स्ट्रक्चर, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। एक यन यहाँ पे, एक यन यहाँ पे, हमको 3 पेयर की शेयरिंग करानी है। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दर्शाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाएंगे। देखिए इसके इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरीके से दर्शाया और इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को इसे दर्शाते, देखिए ये होगा। इसके पास अभी कितने, याद कीजिए तो नाइट्रोजन का जो आउटर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नाइट्रोजन के लिए इतना होता है। देखिए 2,5 यानी कि लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके? नाइट्रोजन के। 2 हो गए, 3 और जो आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें तो इसमें कितना, पहले तो 2 यहां पे हो जाएगा, 1 और 2 और 3 होंगे यहां पे। ये देखिए, इसको हम बिंदु से दिखा रहे हैं डॉट से, तो उसी तरीके से डॉट से ही दिखाएंगे, ताकि ये हम भाई अलग अलग क्यों बना रहे हैं, ताकि अच्छे से समझ सकें आप कि इसके इलेक्ट्रॉन को ये दिखा रहे हैं और इसके इलेक्ट्रॉन को ये दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जो बॉन्डिंग इसमें बनी, देखिए क्या 8 पूरे होने चाहिए। ये बना इसका बॉन्ड। ठीक है, इसी तरीके से इसके बॉन्ड के लिए ये फॉर्मेशन हुआ, यानी ये बॉन्ड देखेंगे एक युग्म में, एक युग्म में और एक युग्म में। इसका मतलब 3 युग्मों का साझा हो रहा है ना? 3 युग्मों का साझा। जब 3 युग्मों का साझा हो रहा है तब इसी को हम बोलते हैं क्या? त्रिबंध, यानी 3 बंध का निर्माण हुआ। और इसी को ही लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से या इस स्टार से दिखाते हैं। ठीक है, तभी हम नाम लेते हैं कि ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है या लुईस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमारा है पूरा क्या? कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक आबंध। अब हम बात करेंगे, हमारी अगली टॉपिक होगी फॉर्मल आवेश। वैसे अगली टॉपिक तो है हमारी लुईस स्ट्रक्चर,
यानी लुईस संरचना, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपना ये जो टॉपिक हमारा फॉर्मल चार्ज, यानी फॉर्मल चार्ज को पढ़ने के बाद हम लुईस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मल चार्ज जब आएगी हमको लुईस स्ट्रक्चर में निकालने के लिए तब हमको बीच में जरूरत पड़ेगी। इससे अच्छा है बीच में पढ़ाने से पहले हम फॉर्मल चार्ज को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम लुईस स्ट्रक्चर पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मल चार्ज क्या होता है। तो देखेंगे हम कि क्या फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज जिसको नाम दिया जाता है फॉर्मल आवेश, ये फॉर्मल आवेश होता क्या है। तो बात करें तो जब हमको कोई कंपाउंड दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमको कोई कंपाउंड दे दिया गया NH4+, ये दिया जाता है अमोनियम कंपाउंड, यानी अमोनियम आयन कह सकते हैं, अमोनियम आयन। तो ये जो चार्ज है ये कैसा चार्ज है, क्या ये फॉर्मल चार्ज या नॉर्मल कहें तो ये जो चार्ज है ये सभी एटम्स, जितने भी एटम्स है, ये 1 और ये 4 पांचों एटम्स का मिला करके जो नेट चार्ज है वो दिया गया है, ये क्या नेट चार्ज। लेकिन जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हमको आवश्यकता पड़ती है कि हम नेट चार्ज ना लिख करके एक एक एटम, यानी जो पर्टिकुलर एटम हो उस एटम का चार्ज लिखें, उस एटम के ऊपर। ठीक है, तो उसी एटम को, पर्टिकुलर एटम को चार्ज लिखने को ही, यानी जो चार्ज उस पर्टिकुलर एटम का होगा उसी को ही बोलते हैं फॉर्मल आवेश, यानी फॉर्मल चार्ज। अब इस तरीके से पूरे कंपाउंड पे चार्ज लिखा गया। जैसे मान लीजिए बात करें तो हमारे पास होता है SO4 और 2- होता है ना। तो SO4 और 2- तो क्या है, ये जो 2- 2 माइनस का चार्ज है वो किसके ऊपर है। ऐसे तो नहीं पता चल रहा है किसके ऊपर है कि नहीं पता चल रहा ना। लेकिन कह सकते हैं कि ये टोटल नेट चार्ज बता रहा है कि उस एटम यानी उस कंपाउंड के ऊपर, उस आयन के ऊपर नेट चार्ज इतना है। लेकिन जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी लुईस संरचना जब बनाएंगे तब उसमें हम भाई इनके बॉन्डिंग को दिखाएंगे, शेयरिंग को दिखाएंगे इलेक्ट्रॉनों के, तो उसमें हमको इलेक्ट्रॉन यानी इस आवेश को, इस चार्ज को भी तो दिखाना होगा। तो वही कहलाता है फॉर्मल चार्ज। जब हम एक एक एटम के लिए निकालते हैं, एक एक पर्टिकुलर एटम के लिए जब हम निकालेंगे तो वही उनका फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ठीक है, जो कि एटम फ्री एटम के लिए निकाला जाता है, कह सकते हैं कि उस एटम के लिए निकालेंगे तो उसी को हम फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और ये जो होता है ये सभी चार्जेज का, किसी भी स्ट्रक्चर में जितने भी चार्जेज होते हैं उनको सम करके ही, यानी उनका नेट चार्ज ये लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मल चार्ज हम किसी भी एटम के लिए निकालते कैसे हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। हम लुईस स्ट्रक्चर में ही फॉर्मल चार्ज का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो पहले तो अगर जनरल समझे तो हम जो चार्ज निकालते हैं वो निकालने का तरीका है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टोटल जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम में पाए जाते हैं, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और फिर इसमें से हम घटाते हैं किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इन लुईस स्ट्रक्चर इन दैट एटम। क्या मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन लुईस स्ट्रक्चर, इन लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटम या ऑफ दैट एटम, ऑफ एटम ही लिख देते हैं। यानी और यहाँ पे क्या है, फॉर्मल चार्ज। तो कहने का मतलब जब हम किसी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज की गणना करते हैं तब जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो फॉर्मल चार्ज के लिए ये होता है, यानी फॉर्मल आवेश के लिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जिस एटम के लिए हम बता रहे हैं ना कि एक एक पर्टिकुलर एटम्स के लिए हम निकालते हैं, तो जिस परमाणु के लिए हम निकालेंगे उस परमाणु के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से, यानी उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे किसका, उस समय जब उसका लुईस स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का बना हुआ है उस टाइम उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। क्या उस टाइम उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए गए मतलब उसने शेयरिंग भी की है, तो जो बॉन्ड भी बना वो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन भी। ठीक है, और जो उसके पास लोन पेयर भी होगा उसको भी जोड़ करके इसमें से घटाया जाता है। यानी जो फ्री टाइम में, यानी जब वो विलगित आइसोलेटेड है तब उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से घटाया जाएगा किसको, जब वो लुईस स्ट्रक्चर में है और उस टाइम उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं।
ठीक है, वो चाहे शेयर हो चाहे लोन पेयर हो, तो उनको घटाया जाता है। ठीक, ये होता है फार्मूला। और बात नहीं तो ये थोड़ा सा आसान सा तरीका दिया गया है, कह सकते हैं ये। ठीक, देखिए क्या है, फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, मतलब एक पर्टिकुलर एटम के लिए है। तो क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम, मतलब पहले हम पता करेंगे उस एटम में जो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, यानी जो वैलेंस सेल में, संयोजी सेल में, यानी संयोजी कोष में जितने जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से, ठीक, माइनस करेंगे किसको, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, यानी उस एटम के पास, उस परमाणु के पास जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, यानी जो बंध नहीं बनाते हैं, उन्हीं को लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितने हैं, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, लोन पेयर इस तरीके से बनता है, इसी को बोलते हैं लोन पेयर। तो इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लिखना है, यानी लोन पेयर की संख्या नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखनी है। ठीक है, तो क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, मतलब उस एटम पे कितने लोन पेयर हैं और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको और क्या घटाएंगे, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब शेयर, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर हैं बॉन्डिंग, उसका आधा, मान लीजिए Cl और Cl हो। ठीक है, तो इसमें लोन पेयर कितना, 1 2 3, 1 2 3। तो इस एटम की बात करें हम, बॉन्ड ऐसे बनेगा ना, इस एटम की बात करें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 3 लोन पेयर, यानी लोन पेयर में संख्या कितनी, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से हैं। ठीक है, फिर शेयर इलेक्ट्रॉन भी हमको लिखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, जो इस फार्मूले में क्या रखे जाएंगे, 1/2, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी कि यहाँ से जो संख्या आई वो आएगी 1, यानी यहाँ पे 1 लिखा जाएगा सीधे सीधे सब में। तो बात यही है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे बात कॉमन कर दी गई हो, चाहे लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, दोनों को जोड़ के लिख दिया गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे उन्हीं को अलग अलग करके भाई 1/2 इसीलिए लगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका एक इसका, लेकिन हमको गिनना किसका, सिर्फ इसी का, इसलिए 1/2 लिख दिया गया, ताकि हम सिर्फ इसका गिने, ना कि इसका। ठीक है, तो यही है ये फार्मूला, फॉर्मल चार्ज निकालने यानी फॉर्मल आवेश निकालने का आसान सा तरीका यही है। इसकी जरूरत हमको लुईस स्ट्रक्चर में पड़ेगी, जब हम लुईस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वैसे बात करें तो मैं कह रहा था कि लुईस स्ट्रक्चर हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्या वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, इसलिए हम लुईस स्ट्रक्चर को इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें हम सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हमने, और देखा हमने फॉर्मल चार्ज की, फॉर्मल चार्ज होता क्या है, हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और बताया कि जो कंपाउंड पे जो चार्जेज होते हैं वो नेट चार्जेज होते हैं, ना कि फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज एक स्पेशल एटम्स के लिए निकाले जाते हैं, एक अलग अलग परमाणु के लिए फॉर्मल चार्ज को निकाला जाता है, और यही सिंपल सा फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड में फॉर्मल चार्ज यानी फॉर्मल आवेश को निकालने का। ठीक है, तो यही था फार्मूला। और बात करें तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब गलती करने मतलब कह सकते हैं कि हमें लुईस स्ट्रक्चर को इसमें हमें पढ़ना था, लेकिन वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी इसलिए नहीं पढ़ पाए हैं। तो कोई बात नहीं, हम अपने अगले वीडियो में लुईस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से लुईस स्ट्रक्चर को जानेंगे। हम कंपाउंड्स के लुईस स्ट्रक्चर, आयंस के, कंपाउंड्स के, सभी के लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे भी, और आपको भी बनाना आ जाएगा। ठीक है, आप भी कोशिश करेंगे तो आपको भी बनाना आ जाएगा लुईस स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से। कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम कह सकते हैं, कोई भी कंपाउंड या कोई भी आयन हमको दे दिया जाएगा तो हम उसका बना सकेंगे, क्या लुईस स्ट्रक्चर यानी लुईस संरचना हम उसका आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, इन बातों को याद कर लिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हमको फॉर्मल आवेश की। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं।